चलिए अब हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ पेंडुलम का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, कोनिकल पेंडुलम। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कोनिकल पेंडुलम का मतलब क्या है और फिर उसके बाद देखेंगे कि इस गिवन टॉपिक से किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि इस टॉपिक से इस चैप्टर में काफी सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, मतलब इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिएगा यहां पर क्या होता है कि एक एम मास के पार्टिकल को स्ट्रिंग के एंड पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और जो स्ट्रिंग है ना वो एक पॉइंट पर फिक्स रहता है। सपोज ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ क्या है L और ये वर्टिकल के साथ यहां पे एंगल बना रहा है थीटा, और ये जो एम मास का पार्टिकल है वो एम मास का पार्टिकल इस तरीके से मोशन परफॉर्म करता है लाइक दिस। मतलब इस पार्टिकल को अगर थीटा एंगल पर हम वेलोसिटी दे दें तो ये पार्टिकल इस तरीके से घूमते हुए बाहर आएगा फिर अंदर जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो सर्कुलर मोशन है वो सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है। मोशन को समझना जरूरी है। इसे समझाने के लिए मैं यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिएगा, देखिए एक स्ट्रिंग, इसका एंड पॉइंट यहां पे फिक्स है और यहां पर एक एम मास के पार्टिकल को कनेक्ट किया हुआ है स्ट्रिंग से। क्लियर? अब देखिएगा ये मोशन इस तरीके का नहीं होता है, मैं पहले बता दूं, लाइक दिस। ये जो मोशन है ये मोशन वर्टिकल प्लेन में हो रहा है क्योंकि यहां पे एम मास का पार्टिकल जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है। आगे जाकर के देखेंगे इस टाइप का जो मोशन है ये सिंपल पेंडुलम में कवर होता है। मतलब ये जो मोशन परफॉर्म हो रहा है या ये जो सिस्टम है इसे हम सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। ये आपका कोनिकल पेंडुलम नहीं है। कोनिकल पेंडुलम क्या है वो देखिएगा। कोनिकल पेंडुलम में जो पार्टिकल है ना वो इस तरीके से वर्टिकल मोशन में मूव ना करके वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन परफॉर्म करता है लाइक दिस। देखिएगा अगर मैं इसको स्ट्रिंग को इस तरीके से वेलोसिटी दूं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो इसका मोशन कुछ इस तरीके का होगा, देख पा रहे होंगे, लाइक दिस। अभी ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल वर्टिकल प्लेन में मूव नहीं कर रहा है, ये गिवन पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है। तो इन केस ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम हमेशा याद रखिएगा कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। अब दूसरा सवाल कि इसे कोनिकल पेंडुलम क्यों बोला गया। तो देखें कोन, कोन समझते हैं ना आप, ठीक है। जो कोन होता है, कोन की अगर आप सरफेस को देखें तो ये जो L लेंथ की स्ट्रिंग है ना वो उस गिवन कोन के सरफेस पर इस तरीके से मूव करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये L लेंथ की जो स्ट्रिंग है वो जब पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है तो इतनी देर में ये उतना एरिया स्वेप्ट कर लेता है जितना उस गिवन कोन का स्लांटेड एरिया होता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कोनिकल पेंडुलम, क्योंकि यहां पर ये गिवन स्ट्रिंग उस गिवन कोन के सरफेस पर क्या करेगा, मूव करेगा। तो हमें क्या याद रखना है, इन केस ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम जो मोशन है वो कैसे प्लेन में होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, लाइक दिस। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं कि सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। अब देखिएगा, अब यहां पर आपसे काफी तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जैसे कि यहां पर आप देखें फाइंड ए पार्ट की स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एंड द बी पार्ट इज व्हाट, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये जो एम मास का पार्टिकल है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब देखना, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ जो स्टेप 1 होता है डायनेमिक्स का कि सेंटर कहां पर है। मतलब हमें ये पता चल गया प्लेन हॉरिजॉन्टल है, अब ये बताओ सेंटर कहां पर है। क्या ये सेंटर है क्या? नहीं, सेंटर अभी ये है क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन ये रहा, तो सेंटर यहां पर होगा और ये क्या होगा, उसका रेडियस। ये मिस्टेक है जो हमसे होती है। हमसे पूछा जाता है कि अच्छा ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो बताओ रेडियस क्या होगा, तो हम देखते हैं लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग L है, तो लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग देख करके बोल देते हैं कि उसका जो रेडियस है वो L होगा, लेकिन रेडियस अभी L नहीं होगा क्योंकि अभी सेंटर ये है, और अगर सेंटर ये है तो जो रेडियस है वो ये वाला डिस्टेंस होगा ना,
उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम आगे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, L इज नॉट द रेडियस फॉर द गिवन सर्कुलर मोशन। यहां पे जो रेडियस है वो ये वाली वैल्यू होगी। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्लेन पता चल गया, सेंटर पता चल गया, रेडियस समझ में आ गया। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब हम इस गिवन बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। तो जरा देखिएगा, इस m मास के पार्टिकल पर कितने फोर्स लग रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितने? 2। एक टेंशन फोर्स जो कि हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा, क्लियर? और एक और फोर्स लगेगा, क्या? mg, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और आपको एक बात समझ में आ रही होगी, अगर मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूं तो ये रहा टेंशन फोर्स और ये है mg। ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, तो यहां पर ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। तो देखिएगा ध्यान से, क्लियर? अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द सेंटर। और हमें पता है कि सेंटर यहां पर है, ये रहा सेंटर, इस डायरेक्शन में होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर मैं टेंशन फोर्स के 2 कंपोनेंट कर सकता हूं, एक वर्टिकल कंपोनेंट जिसे हम बोलेंगे t cos थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे हम बोलेंगे क्या? t sin थीटा। तो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, जो कि अभी क्या है? t sin थीटा, वो यहां पर इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा? देखिएगा, इक्वेशन लिखना आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। t का वो कंपोनेंट जो टुवर्ड्स द सेंटर है वो क्या है? t sin थीटा। ये बराबर क्या लिखेंगे? m इंटू ए सी, एंड द वैल्यू ऑफ ए सी इज वॉट? v स्क्वायर बाय r। क्लियर? एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट इक्वेशन? आपको पता है कि मोशन अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, और टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है t cos थीटा। तो गारंटी है इस बात की कि जो t cos थीटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? mg के बराबर। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको इक्वेशंस लिखनी आती हैं तो उसके बाद तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान है। जैसे कि यहां पे स्पीड पूछा गया है, और भी बहुत सारे पार्ट पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि टेंशन फोर्स बता दो, ठीक है? रेडियस वगैरह भी पूछी जा सकती है आपसे, बस आपको इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए। अब क्या करें? स्पीड निकालना था। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके पास आ चुके हैं। तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, मैंने क्या बोला, समझ आ रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जैसे आप इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि टेंशन फोर्स अननोन है। तो बताओ डिवाइड करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है? tan थीटा, ओके, इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइड बाय r इंटू जी। अभी मैथ्स फिजिक्स खत्म हो चुका है, तो यहां से v का वैल्यू देखो, बताओ क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ r g tan थीटा। r इज द रेडियस। अब रेडियस की वैल्यू मैं यहां से लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे तो L दिया हुआ है, रेडियस तो दिया हुआ नहीं था। तो अगर आप ध्यान से देखें इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल में साइन थीटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? R डिवाइड बाय L। यहां से R इज द रेडियस एंड द वैल्यू ऑफ रेडियस इज व्हाट? L साइन थीटा। यहां से आप r की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें, यू विल गेट द रिजल्ट। r की वैल्यू क्या है? L साइन थीटा। तो यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, L g tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो उस तरीके से अगर हम लिखना चाहें साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म्स में, तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। दिस इज द स्पीड। समझ आया क्या किया है? r का वैल्यू पुट कर दिया L साइन थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज व्हाट? स्पीड। क्लियर?
नेक्स्ट बी पार्ट क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब है कि जितनी देर में ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा उसमें जो समय लगा वो है इसका टाइम पीरियड। वो कैसे निकालेंगे? अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान से देखिएगा बी पार्ट, अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम की वैल्यू, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो कितना होगा एक रिवॉल्यूशन में, 2 पाई आर डिवाइड बाय क्या लिख सकता हूं, v। ये नहीं आया होगा समझ। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम लिखा जा सकता है टोटल डिस्टेंस और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जितना उसका सरकमफेरेंस है। दिस इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाय व्हाट, v। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। और यहां से आप देख पा रहे हैं v का वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। तो यहां से v का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। क्लियर? अभी इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिएगा यहां से रूट आर से रूट आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे टाइम पीरियड का जो वैल्यू है वो क्या आता है 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर बाय जी टेन थीटा। और आर का वैल्यू आपको पता है कितना है, एल साइन थीटा। और यहाँ पे टेन थीटा को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट द रिजल्ट 2 पाई एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्लियर है? समझ में आया? कोनिकल पेंडुलम, सबसे पहला कॉमन मिस्टेक जो हमसे होता है मैं बता देता हूं। हमें लगता है कि इस सेंटर के अबाउट वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन नहीं, गलत है भाई। कोनिकल पेंडुलम के केस में उसका मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, और अगर मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है तो सेंटर ये है या ये है, दिस इज द सेंटर। और अगर ये सेंटर है तो ये आर इज द रेडियस, जिसका वैल्यू क्या है एल साइन थीटा। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन, नॉट एल। क्लियर? ये याद रखना। उसके बाद जब भी कोनिकल पेंडुलम का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यहां पे कोई भी रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल अप्रोच को फॉलो करें, जो कि क्या है, उस गिवन बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और जो भी नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है उसे किसके बराबर कर दें, m इंटू ए सी। कभी कभी ओमेगा पूछा जाता है, तो ओमेगा पूछा जाए तो आप v स्क्वायर बाय आर लिखने की बजाय क्या लिख देना, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और नेट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, 0। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट mg के बराबर कर दिया। बस आपको इक्वेशंस लिखना आना चाहिए। अगर आप इक्वेशन सही लिखेंगे तो इस टाइप के किसी भी न्यूमेरिकल को आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इसे नोट डाउन करें, फिर आगे कुछ और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए देखिएगा एक और न्यूमेरिकल। सबसे पहले जो सिचुएशन है मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा क्या है। यहां पर एक m मास का पार्टिकल है जो कि दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। एक स्ट्रिंग का लेंथ L1 और दूसरी वाली जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है L2। ये स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ θ1 एंगल बना रहा है और ये वर्टिकल के साथ θ2 एंगल बना रहा है। और ये जो m मास का पार्टिकल है ना, ये कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है लाइक दिस। और ये जिस प्लेन में मूव कर रहा है ना, ये प्लेन कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। मतलब ये गिवन सिचुएशन ऑलमोस्ट वैसा ही सिचुएशन है जैसा कि कोनिकल पेंडुलम का होता था। लेकिन कोनिकल पेंडुलम वाले उस गिवन केस में क्या था, सिर्फ एक ही स्ट्रिंग कनेक्टेड था। लेकिन अभी यहां पर ऊपर भी एक स्ट्रिंग कनेक्ट है और नीचे भी एक स्ट्रिंग कनेक्ट है। मुझे आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स की इक्वेशंस लिख करके बता दीजिए। मैं यहां पे आपसे कुछ कैलकुलेट नहीं करा रहा हूं। आपको ये θ1 θ2 लेंथ ये सारी चीजें गिवन है, टेंशन T1 T2। मुझे ये बता दीजिए कि फोर्सेस की इक्वेशन क्या होगी। देखिएगा सबसे पहला स्टेप क्या होता है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का, प्लेन फाइंड करना। और वो हमें पता है, ये रहा प्लेन पता है। प्लेन का सेंटर यहां, सॉरी इस सर्कल का जो सेंटर है वो यहां पर होगा, जिसे सपोज मैं वो बोल देता। तो ये होगा इसका रेडियस, पहली चीज।
ना तो रेडियस L1 होगा ना L2 होगा, रेडियस क्या होगा R। और इस R की वैल्यू आप लिख सकते हैं इस ट्रायंगल से, अगर इस वाले ट्रायंगल को आप कंसिडर करें तो R की वैल्यू आप L1 sin θ1 भी लिख सकते हैं, देख पा रहे हैं। और अगर कोई कहे कि नहीं मैं ऊपर वाला ट्रायंगल कंसिडर नहीं करता, नीचे वाला ट्रायंगल कंसिडर करता हूं, तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि R की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, L2 sin θ2, कुछ भी लिखें बात बराबर है। आइदर L1 sin θ1 भी लिख सकते हैं या फिर L2 sin θ2 भी लिख सकते हैं। ओके, क्या करना चाहिए, इस गिवन पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। तो देखो टेंशन T1 इधर, T2 इधर अलोंग द स्ट्रिंग, और एक और फोर्स लगेगा mg। क्या इन तीन फोर्सेस के अलावा और कोई फोर्स है यहां पर, नहीं। क्लियर। अब देखिएगा, अब हमें फोर्सेस को बैलेंस करना है। ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी θ1 होगा, और अगर ये एंगल θ2 है तो ये एंगल भी θ2 होगा। ये रहा रेडियल डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे रेडियल डायरेक्शन में। तो हम ये जानते हैं नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, क्या, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू AC। तो बताइए इक्वेशन क्या लिखेंगे, T1 का वो कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ होगा वो क्या होगा, T1 sin θ1। क्या और कोई फोर्स है, हाँ भाई अभी T2 का भी तो कंपोनेंट आएगा सेंटर की तरफ, वो कितना आएगा, T2 sin θ2। This is what m into AC and AC is what v square by r. This is the equation number 1. समझ में आया क्या किया, क्या mg का कोई कंपोनेंट है सेंटर की तरफ, नहीं भाई mg का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। मतलब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, T1 और T2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस समय इस गिवन पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब बताएं अगली इक्वेशन कहां से आएगी। आपको पता है अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जो कि AC होगा, और AT तो होगा ही नहीं। अब क्या करें, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि मोशन अगर प्लेन में हो रहा है तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने भी नेट फोर्सेस होंगे वो सब मिला के 0 होने चाहिए ना। तो बताओ मुझे यहां पर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर देखें तो T1 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, T1 cos θ1, बहुत सही। T2 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, T2 cos θ2। तो अगर आप देखें वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है T1 cos θ1, जो कि किसे बैलेंस कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है mg प्लस T2 cos θ2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। T1 cos θ1 की वैल्यू T2 cos θ2 प्लस mg के बराबर होगी। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया होगा। क्लियर है। तो मैंने यहां पे आपसे सिर्फ इक्वेशंस लिखने के लिए ही बोला था। तो यहां से हमने देखा कि बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, रेडियल डायरेक्शन सेलेक्ट किया, नेट फोर्स टुवर्ड्स द रेडियल डायरेक्शन किसके बराबर कर दिया, m इंटू AC के बराबर, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी नेट फोर्सेस थे उनको क्या कर दिया, 0। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आप इक्वेशन लिखना जानते हैं तो आपके सामने कैसा भी सिचुएशन दिया हो आप उस गिवन न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और रेडियस की वैल्यू यहां से आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, इस गिवन इक्वेशन में। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको θ1 θ2 रेडियस वगैरह आपको गिवन होगा, कुछ नोन वेरिएबल्स होंगे, कुछ अननोन होंगे। अगर आप इक्वेशंस लिख पाएंगे तो उनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप उस गिवन न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन करें। ओके, हेलो, चलिए अब हम लोग यहां पर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंड दिस इज व्हाट द डायनेमिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स का मतलब फोर्स एनालिसिस। अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ रहे हैं ना, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कि उसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है,
तो उस केस में हम किस तरीके से फोर्स एनालिसिस करेंगे। अभी तक हमने डायनामिक्स में जो भी प्रॉब्लम्स सॉल्व किए, आपने वहां देखा कि सब में एक चीज कॉमन थी कि उन सभी सिचुएशंस में जो गिवन पार्टिकल था वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता था। इसलिए कभी भी हमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट थी तो at का वैल्यू क्या था, 0। लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर स्पीड लगातार चेंज हो रही है तो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसका किसी इंस्टेंट पे स्पीड आपको v दिया हुआ है। तो ये एक बात तो तय है कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास ac तो होगा ही होगा। ac इज व्हाट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि हमेशा कहां होगा, टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो अभी यहां पर उस गिवन पार्टिकल के पास at भी होगा, और at जो है वो वेलोसिटी के अलोंग होगा, या तो वेलोसिटी के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, लेकिन उसका डायरेक्शन तो टेंजेंशियल होगा। तो हम कह सकते हैं एक at होगा। ठीक है, सपोज अभी हमने मान लिया कि जो at है वो वेलोसिटी के अलोंग है। तो अब क्या होगा कि हमें यहां पर रेडियल डायरेक्शन में भी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और साथ ही साथ टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। जैसे कि रेडियल डायरेक्शन में हम क्या लिखेंगे, FC नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इक्वल्स टू m इंटू AC। उसी तरीके से टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वेशन क्या लिखोगे, FT इक्वल्स टू m इंटू AT। अगर आपसे नेट फोर्स पूछा जाए तो अभी जो भी नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, नेट फोर्स यहां पर FC और FT इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ये समझ पा रहे हैं, ये हमने क्या किया, न्यूटन्स सेकंड लॉ इन रेडियल डायरेक्शन और इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो जब भी गिवन क्वेश्चन में आपसे नेट फोर्स पूछा जाए तो नेट फोर्स का मतलब है यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ FC एंड FT। तो ये बेसिक फंडा है। अब तक हमने जो कुछ किया है वो तो करना ही है कि रेडियल डायरेक्शन में फोर्स एनालिसिस करके नेट फोर्स बराबर m इंटू AC, लेकिन अब यहां पर एक एडिशनल इक्वेशन और ऐड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो गारंटी है टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी फोर्स होगा। तो उस केस में नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू m इंटू AT। तो यहां से हमें FT मिलेगा, यहां से FC मिलेगा, तो हम उस केस में वहां पर नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायनेमिक्स के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए देखिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल ऑफ मास 3 kg having a constant magnitude of at is what, tangential acceleration, starts moving in a circle of radius 25 meter from rest at t equals to 0। एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जिसका रेडियस आपको कितना गिवन है, 25 मीटर, ये गिवन है। क्लियर। और उस गिवन पार्टिकल का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिएगा ध्यान से, अगर मान लो सपोज पार्टिकल यहां पर है किसी टाइम t पर, तो उस गिवन पार्टिकल के पास एक तो AC होगा और साथ ही साथ क्या होगा, AT। लेकिन AT का वैल्यू कांस्टेंट है जो कि आपको 2 दिया हुआ है। अभी इस इंस्टेंट पर अगर पार्टिकल का स्पीड v हुआ तो AC का वैल्यू लिख सकता हूं क्या, v²/r। मुझे यहां पर नेट फोर्स पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। तो नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करें, तो अगर मुझे नेट सेंट्रीपिटल फोर्स पता चल जाए और टेंजेंशियल फोर्स पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। टेंजेंशियल फोर्स आप यहां पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी नेट फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा वो बराबर क्या लिखेंगे, m इंटू AT। मास आपको दिया हुआ है कितना, 3, तो 3 इंटू 2, दिस इज व्हाट, 6 न्यूटन। ये बात समझ में आई।
टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो 6 न्यूटन आएगा और इसकी वैल्यू पता है हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। अब क्या कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर Fc। अब m इंटू ए सी, और AC के लिए मुझे स्पीड चाहिए, और स्पीड कब चाहिए, t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे। तो सबसे पहले यहां पे मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि 5 सेकंड बाद पता तो चले कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स आप ऑलरेडी काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सॉल्व कर चुके हैं, आपको पता है, बिल्कुल बेसिक अप्रोच से सॉल्व करें अगर AT का वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं dV/dt, और यहां से इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 2dt इक्वल टू dV, और इसे क्या कर दें इंटीग्रेट, t इक्वल टू 0 पे स्पीड क्या है 0, t इक्वल टू 5 पर कैलकुलेट करना है, और 5 पे जो स्पीड है सपोज वो स्पीड क्या है v। क्लियर। तो यहां से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू क्या आती है 2 इंटू 5, तो यहां से v की वैल्यू आती है 10 मीटर पर सेकेंड। एक तरीका ये है, एक और तरीका है, कौन सा, आप यहां पर स्केलर फॉर्म में v इक्वल्स टू u प्लस AT इंटू टी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका कंस्ट्रेंट है, ये इक्वेशन तभी यूज कर सकते थे जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जो कि ऑलरेडी यहां पे गिवन है। तो यहां पे आप डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं। स्पीड कांस्टेंट है तो u क्या हो जाएगा 0, AT का वैल्यू कितना था 2, तो 5 सेकंड बाद स्पीड क्या होगी, तो 2 इंटू 5, तो देखो ये वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, मतलब 5 सेकंड बाद उस गिवन पार्टिकल का स्पीड हमारे पास आ चुका है। अगर स्पीड पता है तो AC का वैल्यू पता है, क्योंकि AC का वैल्यू होगा v²/r, v का वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय r, और रेडियस क्या दिया हुआ है आपको 25, तो ये वैल्यू आती है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। AC आ गया, अगर AC आ गया, क्या नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर आ गया क्या, यस, m इंटू AC, दिस इज व्हाट 3 इंटू 4, एंड 3 इंटू 4 इज व्हाट 12 न्यूटन। ये है FC और ये है FT। हमें क्या फाइंड करना था, नेट फोर्स। तो बताएं अब नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स यहां पर FC और FT का रिजल्टेंट होगा, तो ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द नेट फोर्स। इसे आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आया। ये था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें हमसे नेट फोर्स पूछा गया था, काफी आसान था। हमने क्या किया, सबसे पहले t इक्वल टू 5 सेकेंड पर पार्टिकल का AT और AC का वैल्यू फाइंड किया, उसके बाद नेट फोर्स पता चल गया, क्योंकि जिसे एक्सेलरेशन पता है और मास पता है उसे फोर्स तो वैसे ही पता है ना, तो हमें फोर्स पता चल गया। फोर्स के बाद इन दोनों का क्या कैलकुलेट कर लिया, रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिया। तो यहां पे बताएं ये वैल्यू क्या आ रही है, 12 का स्क्वायर 144 और 6 का स्क्वायर क्या 36, तो दिस वैल्यू इज व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 180 न्यूटन। क्लियर। तो चलिए इसे नोट डाउन करें। ओके, चलिए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देखिएगा प्रॉब्लम क्या है। पहले मैं प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। देखें, एक 10 kg का ब्लॉक जो कि हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है, और वो जो हॉरिजॉन्टल टेबल है ना वो यहां पर रफ है। कैसा है हॉरिजॉन्टल टेबल, रफ, और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो आपको 0.5 दिया हुआ है। इनिशियली ब्लॉक और वो टेबल दोनों रेस्ट पे थे। अब टेबल एकदम से अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट करता है, और टेबल का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो आपको क्या दिया हुआ है 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको एक बात समझ आ रही होगी कि अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेबल का ओमेगा है वो क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करने लगेगा।
तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे ही वो टेबल रोटेट करना स्टार्ट करता है तो जो ब्लॉक है ना, जो कि उस टेबल पर रखा हुआ है, वो ब्लॉक भी उस टेबल के साथ मूव करना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद सडनली वो जो ब्लॉक है वो टेबल के रिस्पेक्ट में स्लिप कर जाता है, और हमसे यहां पर ये पूछा जा रहा है कि वो इंस्टेंट, या हम कह सकते हैं वो मोमेंट क्या होगा जब वो ब्लॉक टेबल के रिस्पेक्ट में स्लिप करेगा। सिचुएशन समझ आया? क्वेश्चन को एक बार रीड करें। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is placed on a rough horizontal circular table at 1 meter from the center. सेंटर से कितनी दूरी पर रखा है? 1 मीटर। At t equals to 0 starting from rest. t equals to 0 पर हम ये कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम क्या था? रेस्ट पे था। टेबल स्टार्ट्स रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट अल्फा if the coefficient of friction between the block and table is 0.5, find the time when a block starts slipping. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को नोट डाउन करें और वीडियो को 3 से 4 मिनट के लिए पॉज करके ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस ब्लॉक का, तो एक बात आपको समझ में आ रही है कि इस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर टेबल सरफेस के परपेंडिकुलर, और mg लगेगा नीचे जो कि 100 होगा। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि अगर ये प्लेन में मूव कर रहा है तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो फोर्सेस जीरो होंगे ना, नेट फोर्सेस इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो जो नॉर्मल फोर्स है और जो mg फोर्स है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। इज इट क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वैल्यू mg के बराबर होगी। अब देखना ध्यान से, जब ये पार्टिकल घूमना स्टार्ट करेगा तो आपको समझ में आ रहा है कि इसके पास अल्फा है। अल्फा है तो इसके पास at होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ब्लॉक है, इस गिवन ब्लॉक के पास अभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट के अलोंग होगी, और जो AC है वो इस डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो हम ये कह सकते हैं कि AC भी होगा और साथ ही साथ AT भी होगा। किसके पास? इस ब्लॉक के पास। तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो नेट एक्सेलरेशन इन दो का जो भी रिजल्टेंट होगा उस डायरेक्शन में आएगा। ये नेट एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? मुझे ये बताओ। कोई ना कोई तो फोर्स होगा ना जो कि इसे नेट एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। वो कौन सा फोर्स होगा यहां पर? वो फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि यहां पे इकलौता सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही फोर्स है जो कि उस प्लेन में लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल और mg तो प्लेन के परपेंडिकुलर है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ आ रही है आपको? कि यहां पे जो नेट एक्सेलरेशन है, ये जो नेट एक्सेलरेशन है ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना कि फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में कैसे लग गया? फ्रिक्शन फोर्स तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता था भैया, वो काइनेटिक फ्रिक्शन होता था जो कि रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता था। अभी जब तक यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही तब तक कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक या स्टैटिक? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में जरूरत है। तो अभी अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो गारंटी है इस बात की कि स्टैटिक फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि इसके अलावा और कोई फोर्स ही नहीं है, और हम जानते हैं फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। हमें टाइम फाइंड करना है। अब देखिएगा, अगर मैं किसी भी जनरल टाइम पर नेट एक्सेलरेशन लिखना चाहता हूं, उसका अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछूं तो आप मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ AC का स्क्वायर, और AC का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं? ओमेगा स्क्वायर इंटू R
का होल स्क्वायर। आई होप कि ये बात समझ आ रही होगी। AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, लेकिन AT की वैल्यू को लिख सकता हूं किसी भी जनरल टाइम पे R इंटू अल्फा। क्लियर? नहीं आया समझ? मैंने क्या बोला? AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? R इंटू अल्फा। AC क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू क्या होती है? ओमेगा स्क्वायर इंटू R। और हम ये जानते हैं कि नेट एक्सेलरेशन इन दो एक्सेलरेशन का ही रिजल्टेंट है, तो हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा इस एक्सप्रेशन में बताओ कौन सी वैल्यूज तुम्हें नहीं पता, मतलब अननोन क्वांटिटी क्या है? ओमेगा। ओमेगा मैं फाइंड कर सकता हूं कैसे? देखिएगा जरा ध्यान से, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस केस में हम किसी भी जनरल टाइम पर ओमेगा निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन, जो कि क्या होगा? ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। इनिशियल ओमेगा क्या है भाई? 0, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि टी इक्वल्स टू 0 पे इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। तो किसी अगर जनरल टाइम पर तुम ओमेगा की वैल्यू पूछोगे तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि वो अल्फा इंटू टी होगी, और अल्फा हमें ऑलरेडी गिवन है। अल्फा की वैल्यू क्या है? 3। तो किसी जनरल टाइम पर ओमेगा की वैल्यू मैं लिख सकता हूं 3 इंटू टी। तो यहां से अगर ओमेगा की वैल्यू हम पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो देखिएगा जरा ध्यान से, ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा की वैल्यू है 3t, तो ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट? 9t स्क्वायर इंटू रेडियस, रेडियस 1 है, इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? प्लस आर अल्फा, आर तो 1 है, अल्फा की वैल्यू 3 है, इंटू 3 का स्क्वायर। ये क्या आ गया? नेट एक्सेलरेशन किसी भी जनरल टाइम t पर। अब मैं यहां पर न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के फ्रिक्शन इक्वल्स टू m इंटू ए नेट लिख सकता हूं। अब एक बात बताओ मुझे, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्लिपिंग? स्लिपिंग कब होगी? या हम ये कह सकते हैं कि ये बताओ कि स्लिपिंग होते समय हम क्या कंडीशन अप्लाई करें? स्लिपिंग का मतलब है कि उस समय फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम म्यू इंटू एन। और नॉर्मल फोर्स इस केस में हमें ऑलरेडी पता है, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है? एम इंटू जी के बराबर। और ये वैल्यू किसके बराबर कर देंगे? एम इंटू ए नेट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया? फ्रिक्शन फोर्स m इंटू ए नेट के बराबर लिखा, न्यूटन सेकेंड लॉ, लेकिन हमें पता है कि हमें वो टाइम फाइंड करना है जब स्लिपिंग स्टार्ट होगी, और हम ये कह सकते हैं उस समय फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। यहां m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। म्यू का वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है कितना? 0.5। तो अगर वो वैल्यू पुट करें तो ये आएगा 5 इक्वल्स टू ए नेट, और ए नेट का वैल्यू ये लिखा हुआ है। अब तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स खत्म हो चुका है। तो यहां पर इस वैल्यू को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या? 9 का स्क्वायर 81 इंटू टी की पावर 4 प्लस 9। क्लियर? स्क्वायरिंग ऑन बोथ ऑफ द साइड्स, तो ये 25, और 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज व्हाट? 16 डिवाइडेड बाय 81 इक्वल्स टू टी की पावर 4। तो यहां से सॉल्व करने पर टी की वैल्यू क्या आ रही है? 2/3 सेकेंड्स। क्लियर है? जैसा कि आपने यहां पर एक बात ऑब्जर्व करी कि जो फ्रिक्शन फोर्स था ना, वो फ्रिक्शन फोर्स उस गिवन ब्लॉक पर हमेशा नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लग रहा था। क्यों? क्योंकि यहां पर जब वो गिवन ब्लॉक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो टेबल और ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही, और अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में लगेगा जहां हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हम ये जानते हैं कि जब हम इस गिवन ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो नॉर्मल और एमजी तो प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, तो प्लेन में इकलौता एक ही फोर्स बचा, और वो फोर्स कौन था? फ्रिक्शन फोर्स। तो इसीलिए मैंने यहां पे फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए नेट लिखा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन नोट डाउन करें और एक बार फिर से खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है? ओके, चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक 2 kg का पार्टिकल
जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और उस स्ट्रिंग का लेंथ है 2 मीटर, और ये जो 2 kg का पार्टिकल है वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इस प्लेन में। क्लियर? एक इंस्टेंट पर जब ये जो स्ट्रिंग है ना वो वर्टिकल लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, उस इंस्टेंट पर स्पीड हमें गिवन है, और ये स्पीड आपको कितना दिया हुआ है, √40 मीटर पर सेकेंड। ये किसी एक इंस्टेंट की बात है जब स्पीड ऑफ अ पार्टिकल √40 मीटर पर सेकेंड आपको गिवन है। अब देखें क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ए पार्ट में आपसे टेंशन फोर्स पूछा जा रहा है एंड द बी पार्ट इज व्हाट, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। अब मुझे बताएं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक सवाल कि प्लेन क्या है, मतलब वो प्लेन जिस प्लेन में ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो प्लेन ये वर्टिकल प्लेन है। क्लियर? और अगर ये वर्टिकल प्लेन है तो इस वर्टिकल प्लेन का सेंटर यहां पर है, तो ये क्या है, रेडियस। क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से, यहां काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो अगर मैं इस गिवन बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं यहां पर एक टेंशन फोर्स अप्लाई करूंगा जो कि अलोंग द स्ट्रिंग होगा, और आप एक बात समझ पा रहे होंगे, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहां पर ये एंगल होगा 60 डिग्री, और एक फोर्स लग रहा होगा mg जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 20। क्लियर? अब इन दो फोर्सेस के अलावा यहां पर और कोई फोर्स है क्या, नहीं। अब मुझे एक बात बताओ तुम कि अभी जब तुम फोर्स एनालिसिस करोगे तो यहां पर कौन कौन सा एक्सिस सेलेक्ट करोगे। याद करो कि डायनेमिक्स के जब तुम्हें स्टेप्स बताए गए थे तो वहां पे बताया था कि एक एक्सिस हमेशा रेडियल डायरेक्शन में सेलेक्ट करते हैं, और यहां पे रेडियल डायरेक्शन ये है भाई, और ये क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ये है रेडियल और ये है टेंजेंशियल। आप देख पा रहे हैं कि टेंशन फोर्स तो ऑलरेडी यहां पे रेडियल डायरेक्शन में ही है, तो यहां पे आपको टेंशन फोर्स का कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम रेडियल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो टेंशन फोर्स तो ऑलरेडी उसी एक्सिस के अलोंग लग रहा है ना। तो यहां पे मुझे टेंशन फोर्स का कंपोनेंट नहीं करना पड़ेगा, यहां पर मैं कंपोनेंट करूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। जरा देखिएगा ध्यान से, mg डाउनवर्ड लग रहा है, ये एंगल 60 तो ये एंगल भी 60 होगा। क्लियर? और mg का वो कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, 20 cos 60। cos 60 का वैल्यू 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 10। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या लिखूंगा, 20 sin 60। sin 60 का वैल्यू √3/2, तो अगर वो वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 10√3। समझ में आ रहा है? तो एक बात बताओ मुझे, व्हाट इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर यहां है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो अभी नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जो है वो है टेंशन माइनस mg cos 60, जिसकी वैल्यू क्या थी, 10, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, mv²/L। mv²/L मास आपको ऑलरेडी पता है 20, v का वैल्यू भी पता है, तो 20 × 40 डिवाइडेड बाय द L, और L का वैल्यू क्या है यहां पर, अगर आप देखें ध्यान से तो L का वैल्यू है 2। तो अब सॉल्व करके यहां से टेंशन फोर्स की वैल्यू आ गई 50 न्यूटन। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन बार बार क्लिक कर रहा होगा कि कोनिकल पेंडुलम वाला क्वेश्चन जब सॉल्व किया था तो वहां पर तो हमने टेंशन का कंपोनेंट किया था, और लेकिन इस वाले क्वेश्चन में यहां टेंशन का कंपोनेंट ना करके यहां पर mg का कंपोनेंट किया है। ऐसा क्यों? हमें कैसे पता चलेगा कब किस फोर्स का कंपोनेंट करना चाहिए? तो याद करो तुम कि कोनिकल पेंडुलम वाले केस में वो गिवन पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो वहां पर ये थी आपकी कौन सी एक्सिस, रेडियल एक्सिस। तो रेडियल एक्सिस अगर ये थी तो वहां पर टेंशन का ये वाला कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल था वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा था, और वर्टिकल कंपोनेंट mg को बैलेंस कर रहा था।
लेकिन यहां पे अभी रेडियल एक्सिस ये है। इसलिए याद करें, जब मैंने आपको स्टेप्स बताए थे तो मैंने वहां पर एक बात बताई थी कि एक्सिस सेलेक्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हम हमेशा अपनी जो एक्सिस सेलेक्ट करते हैं वो एक रेडियल, एक टेंजेंशियल और एक प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेलेक्ट करते हैं। सेंटर चेंज हो गया तो ऑब्वियस है रेडियल एक्सिस भी चेंज हो जाएगा। जब मोशन वर्टिकल प्लेन में हो रहा है तो आपकी रेडियल एक्सिस ये होगी। क्लियर? याद रहेगा? ठीक है, ये था ए पार्ट। बी पार्ट क्या है? नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट। नेट एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। नेट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एसी और एटी का रिजल्टेंट। एसी निकालना मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि मुझे स्पीड पता है, तो मैं यहां पर जरा ध्यान से देखना, बी पार्ट में जल्दी से हेल्प करें मेरी। एसी का वैल्यू क्या लिखूंगा? वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 40 डिवाइडेड बाय द रेडियस। रेडियस क्या है? 2। तो यहां से एसी का वैल्यू आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन दिस इज नॉट योर आंसर, ये तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अभी यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देख पा रहे हैं कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी mg का एक कंपोनेंट आ रहा है, और यहां पे देख करके समझ में आ रहा है वो वैल्यू कितनी है? 10√3। तो अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा। तो बताओ टेंजेंशियल डायरेक्शन में तुम इक्वेशन क्या लिखोगे जल्दी से? 10√3, दिस इज द फोर्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, इक्वल्स टू m। m इज व्हाट? 2 into 80। क्लियर? तो यहां से अगर आप सॉल्व करें तो 80 का जो वैल्यू निकल के आता है, दिस इज द 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ यू हैव 80 एंड AC, सो यू कैन फाइंड द नेट एक्सेलरेशन एट द गिवन पॉइंट। तो यहां पर मैं नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लिखूंगा? AC का स्क्वायर। AC का वैल्यू क्या है? 20 का होल स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, एंड 80 का वैल्यू क्या लिखूंगा? 5√3 का होल स्क्वायर। इसे आगे आप सॉल्व कर ही सकते हैं फिर मैथ से। समझ में आया? तो यहां पर देख पा रहे हैं ये क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है या फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि यहां पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, और फोर्स अगर है तो 80 है, और अगर 80 है तो हमें पता है कि पार्टिकल की स्पीड हर एक इंस्टेंट पर क्या होगी? चेंज होती रहेगी। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट डाउन करें, और हमेशा याद रखिएगा एक बात, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जब भी हमें एक्सिस सेलेक्ट करनी हो तो सबसे पहला स्टेप क्या था? रिकॉग्नाइज द प्लेन एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, ठीक है।